क्या आजकल हम इन 3 सवालों को कुछ ज्यादा ही नहीं सुन रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है? और अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर इसको डेवलप करने की टेक्निक्स क्या हैं? हम नए नहीं हैं क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले। हमारे पूर्वजों यानी आदि मानव से लेकर अब तक और अब से आगे जहां तक मानव सभ्यता रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग चलती रहेगी। हम जानते ही हैं कि समस्या हर एक के सामने आती है, हर दिन आती है। हम उनको सुलझाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की ताकत से। इन्हें सुलझाने के लिए हम लॉजिकल और स्वतंत्र सोच लगाते हैं। कुछ अलग ढंग से सोचने की कोशिशें ही तो हमें भीड़ से, एवरेज से अलग करती हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें एवरेज बनकर नहीं रहना है। हमें अपने सोचने की क्षमता को एक मजबूत आधार देना है। हमारे निर्णय सही जाएं, इसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हमें अपनी सोच को क्रिस्प और क्लियर बनाना है। हमें अपनी लॉजिकल और रीजनिंग पावर अच्छी करनी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस के बाद हम ये जाने कि इसके लिए टेक्निक्स क्या हैं, कैसे ये स्किल डेवलप होती है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब आप एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और जब आप दूर की सोचते हैं, जब आप क्या और कैसे सोचते हैं इस पर विचार करते हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जब आप किसी विषय पर पिन पॉइंट बात कह पाते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जब आप किसी समस्या के अलग अलग समाधानों पर विचार करते हैं, तब आप क्रिटिकल थिंकिंग ही कर रहे होते हैं। तो आज का यह वीडियो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए ही है, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर से नहीं। अपने बचपन में आपने विक्रम और बेताल की कहानियां तो सुनी ही होंगी और खूब मजा लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में एक कहानी सुनाते सुनाते आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और बीच में इसकी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी। कहां पर आकर आपको सोचना है, कुछ अलग तरीके से अलग अलग समाधान सोचने हैं, ये भी इस वीडियो के बीच में आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने बिना ना छोड़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और एक अच्छे काम में सभी की मदद करने के लिए इसे आगे बढ़ाएं। इस कहानी का कोई शीर्षक आपको नहीं दे रही हूं। कहानी सुनते सुनते आप खुद तय कर लेंगे कि इस कहानी का बेहतरीन शीर्षक क्या होना चाहिए, क्योंकि यह भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का एक हिस्सा है। विक्रमादित्य के नाम से भारत भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो परिचित न हो। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और राजा विक्रमादित्य एक उदार और न्यायवादी राजा थे, जिन्हें अपनी प्रजा से बेहद प्यार था। परंतु प्यार के साथ साथ वे अपनी प्रजा में कठोर अनुशासन भी रखते थे, दीन दुखियों की भलाई करते थे और अनुशासन तोड़ने वाले को कड़ा दंड भी देते थे। बेताल, जिसने उन्हें अनेक कहानियां सुनाई थी और उन पर आधारित प्रश्न पूछे थे, उसी में से यह कहानी मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूं। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक तपस्वी ब्राह्मण की कहानी सुनाई थी। उस ब्राह्मण का नाम था केशव। वह ब्राह्मण यमुना नदी के किनारे तट पर एक धर्मस्थल नाम के नगर में रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मधुमालती था। बड़ी ही सुंदर थी वह।
अन्य माता पिता की तरह उसके माता पिता को भी जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। एक दिन केशव जब एक समारोह में गया, यानी उस लड़की का पिता एक समारोह में गया जहां उसने एक सुंदर नवयुवक को देखा, उससे मुलाकात हुई, तो पिता ने उस नवयुवक को अपने घर पर आमंत्रित किया। वह अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करना चाहता था। उसी दिन मधुमालती जो केशव की पुत्री थी, उसका भाई जो वैदिक ग्रंथ पढ़ने गया हुआ था, वहां उसकी भी मुलाकात एक युवक से होती है और वह उसे भी अपने साथ घर ले आता है। मधुमालती की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर एक और नवयुवक भी उनके घर आता है। अब मधुमालती की मां ने यह सोचा था कि वह ही उसकी बेटी के लिए एक अच्छा योग्य वर हो सकता है जो उनके घर आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 नवयुवक मधुमालती से विवाह करने के लिए उनके घर आते हैं। उनके नाम बामन, त्रिविक्रम और मधुसूदन थे। केशव अपनी बेटी के विवाह के लिए उन 3 सुंदर नवयुवकों को देखता है और हैरानी में पड़ जाता है। काफी सोच विचार के पश्चात वह एक निर्णय लेता है कि एक बहस करवाई जाए और उसमें जो जीते उसके साथ उसकी बेटी का विवाह हो जाए। जब बहस चल रही होती है उसी वक्त एक विषैला सांप वहां आता है और वह मधुमालती को डस लेता है और उससे मधुमालती की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अब तो इन सब के इकट्ठे होने का आगे कोई औचित्य ही नहीं। वहां आए लोगों ने तुरंत कुछ तांत्रिकों को बुलवाया, चिकित्सकों को बुलवाया कि विष निकाला जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए सुंदर मधुमालती का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो क्या मधुमालती का विवाह न होगा? क्या अलग अलग जगह से आए इन नवयुवकों के आने का प्रयोजन ही न रह गया? क्या होगा? त्रिविक्रम मधुमालती के वियोग में उसकी राख उठा लेता है और वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। तो बामन उसकी हड्डियां उठा लेता है और वन में चला जाता है। तो वहीं मधुसूदन साधु बन जाता है और देश देश घूमने लगता है। आपको क्या लगता है, किसके साथ मधुमालती का विवाह होना चाहिए था? क्या अभी आप रुककर अपनी सोच से, अपने निर्णय लेने की क्षमता से सोचेंगे नहीं? तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और थोड़ी देर के लिए सोचें कि मधुमालती का विवाह इन तीनों में से किसके साथ होना चाहिए था। अब एक दिन मधुसूदन भीख मांगते मांगते एक व्यापारी के घर पहुंचता है। व्यापारी उसे अपने घर में ले जाता है, खाना खिलाता है। जब व्यापारी की पत्नी उसे खाना परोसती है तो उसी समय उसका ध्यान बटाने के लिए उसका छोटा बेटा उसकी साड़ी खींच रहा होता है। इससे गुस्से में आकर वह स्त्री उस बच्चे को जलती आग में फेंक देती है और बच्चे की उसी समय मृत्यु हो जाती है। यह सब मधुसूदन से देखा नहीं जाता और वह खाना छोड़ देता है, तुरंत उठ खड़ा हो जाता है। व्यापारी उसके गुस्से का कारण पूछता है तो वह कहता है, तुम मुझसे कारण पूछते हो? तुम्हारी पत्नी ने बच्चे को जलती आग में डाल दिया और तुम मुझसे गुस्से का कारण पूछ रहे हो? तो व्यापारी कहता है, इतनी सी बात है, धीरज से बैठो और मैं अभी वापस आता हूं। फिर व्यापारी चला जाता है, एक मोटी सी किताब लेकर आता है जिसमें ग्रंथों से लिए गए कुछ जादू लिखे होते हैं, जिनसे कि
किसी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सके। जब वह अपने बेटे की राख का ढेर बनाता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है तो उसका पुत्र फिर से जीवित हो जाता है। मधुसूदन यह देखता रह जाता है। रात में वह उस पुस्तक को चुरा लेता है और व्यापारी के घर से भाग जाता है। जब वह यमुना के तट पर वापस पहुंचता है तो देखता है कि त्रिविक्रम और बामन भी वहीं बैठे हैं। वह उन दोनों से पूरी घटना कहता है। फिर त्रिविक्रम मधुमालती के शरीर की राख और बामन उसकी हड्डियां लेकर आते हैं। जब राख और हड्डियां वे मधुसूदन के सामने रख देते हैं और मधुसूदन जादू की पुस्तक पढ़ना शुरू करता है तो मधुमालती फिर से जीवित हो जाती है। अब यहीं बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न पूछता है, अच्छा राजा, ये करना तो बड़ा ही आसान था। अब आप बताएं कि मधुमालती का विवाह किसके साथ होना चाहिए था। राजा विक्रम शर्त के मुताबिक चुप रहने की पूरी कोशिश करते थे, फिर भी बेताल के प्रश्नों का उत्तर देने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। अब आप भी थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करके यह सोचिए कि आपकी राय में मधुमालती का विवाह किसके साथ होना चाहिए था, त्रिविक्रम के साथ, मधुसूदन के साथ या फिर बामन के साथ। त्रिविक्रम के साथ तो क्यों, मधुसूदन के साथ तो क्यों, और अगर बामन के साथ तो आपका दिमाग क्या तर्क देता है। वे सोचते हैं और उत्तर देते हैं कि बामन ने उसकी हड्डियां रख ली थी। इसका मतलब है कि वह तो उसके बेटे जैसा था और जीवन दान उसे मधुसूदन ने दिया था, इसलिए वह पिता के जैसा था। अब बचा केवल त्रिविक्रम, जो उसकी राख के साथ एक कुटिया में रह रहा था। इसलिए देखा जाए सही मायने में तो त्रिविक्रम ही मधुमालती का पति था। बेताल राजा विक्रमादित्य के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पेड़ की तरफ फिर से उड़ चला।